सुनवाई जारी है। ज्ञानव्यापी के एएसआई सर्वे पर आज फैसला आ सकता है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद हैं। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश की बेंच में हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हिंदू पक्ष के मुताबिक ये सर्वे हुआ तो मस्जिद की पूरी इमारत खत्म हो जाएगी। वहीं हिंदू पक्ष ने इस बात से इनकार किया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि नो ड्रिलिंग, जिस मशीन से सर्वे होगा वो लॉन में जैसे मूव किया जाता है वैसे ही उसे इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह से सभी मशीन पूरी दुनिया में स्वीकार्य हैं। सीजे ने कहा कि एएसआई के एक्सपर्ट को आज 4 बजे बुलाया जाए। अदालत में 4 बजे होगा सर्वेक्षण का डेमो। तो लगातार ज्ञानव्यापी मुद्दे पर सुनवाई जारी है। कोर्ट में दोनों ही पक्ष के वकील मौजूद हैं और कार्रवाई चल रही है कोर्ट में। दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। इस पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एएसआई सर्वे यदि आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचेगा, जिस पर हिंदू पक्ष के वकील ने कहना है कि टेक्निकल जो इस समय हाई क्वालिटी की टेक्निकल सर्वे है उसके द्वारा सर्वे किया जाएगा और इससे कहीं कोई नुकसान मस्जिद को नहीं पहुंचाया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से लगातार दलीलें चल रही हैं कोर्ट में और मुस्लिम पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि एएसआई सर्वे को यदि स्वीकार्यता दी जाती है तो कहीं ना कहीं मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है, क्या कहना है इस पर? किस तरह का फैसला आने की उम्मीद है? देखिए, फैसले के लिए अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक लंबी बहस चली है। सुबह 9:30 बजे जब कोर्ट बैठती है तो लगातार 3 घंटे से भी ज्यादा जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकील है उन्होंने अपने तर्क रखे हैं। इस बात का ज्यादा जोर दिया गया है जहां मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से कि जो सर्वे होना है वो न हो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वहां की स्थितियों पर बदलाव आएगा या डैमेज होने की संभावना, इस तरह की दलीलें दी गई। लेकिन हिंदू पक्ष इस बात पर लगातार जोर देता रहा कि अब जिस तरह की तकनीकी आ गई है और एएसआई की टीम जिस तरह से इससे पहले के अनुभव रहे हैं, उन्होंने जिस तरह के सर्वे किए इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह का डैमेज नहीं हुआ। तो उनकी तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि जो अब नई तकनीकें आई हैं उसके जरिए से उस स्थान का सर्वे करने के बाद किसी तरह का वहां नुकसान नहीं होगा। इस बात की उनकी तरफ से ज्यादा जोर दिया गया और यही वजह है कि तमाम बहस और दलीलों के बाद अब कोर्ट जब दोबारा बैठेगी, फिलहाल लंच ब्रेक हुआ है और दोबारा जब 4:30 बजे के आसपास कोर्ट दोबारा बैठेगी तो उसमें जो एएसआई के एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया गया है। उनको वहां पे पेश होना होगा। वो चाहे डेमो के जरिए या अपनी दलीलों के जरिए वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो पूरी प्रक्रिया को किस तरह से वो करेंगे, किस तरह से अंजाम देंगे, उसमें वो किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जो संभावनाएं मुस्लिम पक्ष के वकील की तरफ से लगातार दलील के तौर पर दी जा रही है कि वहां पे नुकसान हो सकता है, उसको डैमेज किया जा सकता है, इस तरह की चीजें हैं, उस पर एएसआई की तरफ से किस तरह का जवाब आएगा ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर इस जवाब से कोर्ट संतुष्ट होता है, असंतुष्ट होता है तो बहुत कुछ निर्णय इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो स्टे है वो 5 बजे आज खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल इंतजार करना होगा। शोएब, हमारे साथ वाराणसी से भी संवाददाता विकास चौबे जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से दोनों ही पक्षों की दलीलें लगातार चल रही हैं, शोएब ने बताया कि लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से दलीलों की शुरुआत की जाएगी और कोर्ट में इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। हिंदू पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि टेक्निकल एडवांस जो तरीका है उसके माध्यम से की जाएगी, नो ड्रिलिंग आजमाया जाएगा। इसके बाद भी क्या लगता है आपको, किस तरह की दलीलें आ सकती हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से? बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष निश्चित तौर पर एक समय से ही जब ये मामला जिला अदालत में था वाराणसी में, तो मुस्लिम पक्ष शुरू से ही जो है इसकी दलीलें दे रहा था कि देखिए जो है कहीं ना कहीं जो ढांचा है ज्ञानवापी परिसर का उसको जो है क्षति पहुंच सकती है, उसके ऐतिहासिक महत्व को जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है सर्वे के दौरान। लेकिन वही जो हिंदू पक्ष था वो कह रहा है कि जब आपको आप इतना आश्वस्त है कि वो जो है मस्जिद से आप डर क्यों रहे हैं, यानी कि आप सर्वे होने दीजिए। और जहां तक है तकनीक की बात, तो एएसआई जो है कुछ ऐसी तकनीक अपनाएगा जिससे जो है नुकसान न पहुंचे ढांचा को। वो भली आधुनिक तकनीक होगी, भली जो है साइंस बेस्ड तकनीक होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हथियारों का प्रयोग करने के लिए जो फावड़ा होता है, चाहे ऐसा कुछ खोदने वाली चीजों का प्रयोग करने के लिए साफ साफ मनाही की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो उसी को लेकर उसी पे काम करेगा एएसआई और जो है एक एक चीजों को जो है तराश कर वहां सैंपल इकट्ठा किया जाएगा। तो इसको लेकर भी जो है एएसआई अपनी दलीलें दे रहा था और हिंदू पक्ष साफ साफ तौर पर कहा था कि देखिए मुस्लिम पक्ष जो है विरोध करने का उनका शुरू से रहा है, वो विरोध का
औलाद जो है जपते हैं, तो वो इस बार भी जो है उम्मीद है कि विरोधी करेंगे। लेकिन आज जो अब ये सुनवाई हो रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, तो अब देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से 2 दिन का टाइम दे दिया है मुस्लिम पक्ष को कि आप जो है जाइए इलाहाबाद हाईकोर्ट में, अगर वहां से आप स्टे लेकर आते हैं इस पे एएसआई के सर्वे पर जो कि जिला जी। अदालत ने निर्देश दिया है, तो उस पर अगर आप स्टे लेके आते हैं तो रुक सकती है सर्वे जो है रोका जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपको 2 दिन का वक्त दे रहे हैं उसी में आपको सब कुछ करना होगा। आपके पास 2 दिन का वक्त है, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। जी बिल्कुल। शोएब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब, जिस तरह से लगातार अभी तक खुदाई की बात आ रही थी, अब डेमो के लिए जिस तरह से कोर्ट ने शाम को बुलाया है, यदि डेमो में ये बात सामने आ जाती है कि नुकसान नहीं पहुंचेगा और ऐसे में यदि वाराणसी कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट भी आगे बढ़ाता है, उस पर मंजूरी देता है, तो अगला पक्ष क्या होगा मुस्लिम पक्ष का? देखिए, निश्चित तौर पर एक चीज है, जिस तरह से पूरे मामले पर कहीं ना कहीं सर्वे को लेकर के ही केंद्र बिंदु बना हुआ है बहस का, दोनों पक्षों की तरफ, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो। एक तरफ मुस्लिम पक्ष इससे बचने की कोशिश कर रहा है, हिंदू पक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि सर्वे की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने की अनुमति मिल जाए। तो ये कहा जा सकता है कि अब कोर्ट ने जो अब तक, क्योंकि एक लंबी बहस हो चुकी है, अब जब दूसरी बार कोर्ट बैठेगी तो निश्चित तौर पर अब बहुत डिपेंड करेगा, जो एसआई के एक्सपर्ट वहां पे मौजूद होंगे वो कोर्ट को किस तरह से कन्विंस करते हैं अपनी बातों से, और वो क्या इसमें वाकई सक्षम है, इस तरह की जो प्रक्रिया है उसमें किसी तरह का कोई डैमेज ना हो। जैसा कि अभी जो हमारे वाराणसी के साथी विकास बता रहे थे कि किसी तरह का कोई जो फावड़ा या इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं उसकी वस्तुस्थिति न बदल जाए या वो डैमेज ना हो, उसकी कोशिश की वजह से मुस्लिम पक्ष इससे बचने की कोशिश कर रहा है। तो वो एएसआई की जो एक्सपर्ट टीम है वो कोर्ट के सामने रखेगी और इसी पर बहुत कुछ जो है, हालांकि अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, कोर्ट क्या निर्णय सुनाता है, लेकिन निश्चित तौर पर इस पर डिपेंड करेगा और फैसला उम्मीद की जा रही है कि आज ही आ जाएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो समय सीमा दी है वो 5 बजे खत्म होगी। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर इस तरह से अर्जेंसी में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले को सुनवाई कर रहा, और उसके बाद दोनों के पास ये मौका होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये बहुत उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले के बाद जो भी अगर फैसला होता है उसके बाद निश्चित तौर पर चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, वो सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर रुख करेगा। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर इस पूरे मामले को ले जाने, जो हमारी एक्सपर्ट से बात हुई है या लीगल जो एक्सपर्ट है या इस केस से जुड़े लोग हैं, उनका दोनों पक्षों का कहना है कि वो इसका इंतजार करेंगे। फिलहाल उन्हें यहाँ से दोनों पक्षों को उम्मीद है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन अगर फैसला दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट का भी वो रुख करेंगे। जी बिल्कुल, विकास का रुख कर लेते हैं। जी विकास, जिस तरह से शोएब का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा इसके बाद दोनों ही पक्षों के लिए बच जाता है, आज जो भी फैसला निकलकर सामने आएगा, चाहे वो वाराणसी कोर्ट के समानांतर फैसला हो या विरोध में फैसला हो, रास्ता अभी दोनों ही लोगों के पास बचा है। आपको क्या लगता है कि खुदाई को लेकर जिस तरह से दलीलें लगातार हो रही हैं, उसमें अगला पक्ष अब मुस्लिम पक्ष का क्या हो सकता है? दूसरी बात यह है कि लगातार जिस तरह से बात की जा रही है, फिलहाल मुद्दा यहां पर यह है कि फैसले को, एएसआई सर्वे को किसी तरह टालने पर लेकर ये पूरी लड़ाई चल रही है, क्योंकि इसके बाद भी एक दरवाजा बच जाता है। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, हमको शुरू से समझना होगा कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है। देखिए, जब 21 तारीख को जब जिला सत्र न्यायालय ने जब आदेश दिया था कि जो है एएसआई सर्वे किया जाए परिसर का, उसके बाद मुस्लिम पक्ष तुरंत ही उन्होंने जो है एक तरह से ये अर्जी डाल दी थी सुप्रीम कोर्ट में और कह रहे थे कि भाई हमको जो है इसका विरोध करेंगे। अब शुरू से ही वो उन्होंने कहा था कि एक तरह से साजिश के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि पहले भी इसी मामले में पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा चुका है इसी मामले पे, खुदाई के मामले पर ही, ऐसा सर्वे के मामले पर ही। लेकिन बाद में जो है अगर ये पूछा गया सॉलिसिटर जनरल ऑफ, आज जो सुनवाई के दौरान जो है असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल से जब हाईकोर्ट ने पूछा कि आप बताएंगे कि आप जो है तकनीक कौन सी प्रयोग करेंगे खोदने में, सर्वे करने में, क्या कुछ जो है वो करेंगे, तकनीक प्रयोग करेंगे, तो साफ साफ कहना था कि देखिए हम फोटेज के अनुसार जो है फोटो खींच के जो है उसके तहत हम जांच करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है नुकसान करने की सामने बात आ रही है कि मुस्लिम पक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि जो अस्तित्व में जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो एरिया है, जो अस्तित्व में है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा जा सकता है। तो ये जो डर है, तो उसके लिए जो है निश्चिंत रहे, हम जो है सर्वे जो करेंगे वो निश्चित तौर पर किसी ना किसी बिना टूल्स के प्रयोग करेंगे। तो ये अब देखने वाली बात हुई कि सर्वे होता कैसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये मामला लंबित था और सुप्रीम कोर्ट ने इनको हाईकोर्ट भेजा है। तो हाईकोर्ट अगर जो कुछ फैसला सुनाता है उसके बाद ही ये फैसला जो है सर्वमान्य होगा। बिल्कुल, तो अब नजरें सबकी हाईकोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई है। विकास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर के चौथे मोहल्लाली में स्थित
विंध्याचल आयुर्वेद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय पूरी तरह से जर्जर पड़ा हुआ है। वही खंडहर के रूप में तब्दील हुए विद्यालय में पेड़ पौधे तो लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी सरकारी दस्तावेजों में ये विद्यालय बाकायदा चल रहा है। इतना ही नहीं, इस स्कूल में प्रिंसिपल और सहायक प्रिंसिपल की नियुक्ति भी की जा चुकी है। ग्रामीणों की माने तो प्रिंसिपल आते हैं, स्कूल का दरवाजा खोलकर चले जाते हैं, वहीं स्कूल में कोई छात्र नहीं आता है। इस मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक सफाई देते हुए नजर आए। सिद्धार्थ नगर में ये स्कूल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर जमीनी हकीकत साफ तौर पर दिखाई दे रही है। किस तरह से पूरा स्कूल एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कागजों पर यह स्कूल बाकायदा चल रहा है। प्रशासन और अधिकारियों की मिलीभगत के साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं किस तरह से कागजों पर बाकायदा ये स्कूल चल रहा है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति भी की गई है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल यहां आते भी हैं रोज, लेकिन साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या काम यहां पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का होगा। दरवाजा खोलकर गांव वालों का कहना है कि वो आते हैं और चले जाते हैं, और इसी तरह ये विद्यालय यहां पर सिद्धार्थ नगर में चल रहा है। ना कोई टीचर, ना कोई स्टूडेंट। परिसर में पूरी तरह से पेड़ पौधे उग चुके हैं। पूरे स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है। साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं कि कक्षाएं जो हैं, पूरी बिल्डिंग जो है वो एक मलबे में, खंडहर में तब्दील हो चुकी है। तो सिद्धार्थ नगर का ये स्कूल आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। और इसी खबर पे हमारे साथ संजीव रंजन डीएम सिद्धार्थ नगर से जुड़ चुके हैं। जी संजीव जी, जिस तरह से ये स्कूल तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और इसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति है, किस तरह से चल रहा है ये स्कूल? ये कौन से स्कूल के बारे में आपकी चर्चा हो रही है? सिद्धार्थ नगर में तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हाँ, पूरी तरह से खंडहर में तब्दील दिखाई दे रहा है ये स्कूल। स्कूल का नाम होगा, किस तरह के स्कूल है, कुछ बताएंगे तब तो हम उसके बारे में कोई कमेंट कर पाए। जी, स्कूल के नाम की बात करें तो आयुर्वेद विद्यालय यहाँ पर बताया जा रहा है, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। सिद्धार्थ नगर के चौरी महुलानी में ये स्कूल स्थित है। चौरी महुलानी सिद्धार्थ नगर, स्कूल में साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है संस्कृत महाविद्यालय, श्री विंध्याचल आयुर्वेद महाविद्यालय। क्या कहना है इस पर आपका? संस्कृत बोर्ड का स्कूल होगा, इसमें उसको कराया जाएगा, ठीक कराने का जिम्मेदारी ली जाएगी, किनके स्तर पे हो रही है। तो अभी तक आपके पास इस बात को लेकर कोई खबर नहीं आई है, आपको इस बात की जानकारी नहीं है? मेरे पास खबर है, परंतु ये कोई प्रसादीय स्कूल नहीं है, ये संस्कृत बोर्ड का स्कूल है। और संस्कृत बोर्ड के जो स्कूल हैं वो पिछले काफी समय से नेग्लेक्टेड होने के कारण लोग। तो संजीव जी, कितने समय से खंडहर में तब्दील है? ये 1-2 दिन का तो काम होगा नहीं। हाँ, तो इसकी जानकारी की जाएगी, इसकी जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, वो जांच करके देंगे। तो संजीव जी, जब मीडिया पर इस तरह की खबरें सामने आती है तब ही क्यों इस पर जांच पड़ताल की जाती है? ये तो आपके डिपार्टमेंट का भी काम है ना कि उन तक इस तरह की खबरें पहले ही पता होनी चाहिए। अगर संस्कृत बोर्ड का स्कूल है तो संस्कृत बोर्ड के स्कूल ज्यादातर इस तरह की स्थिति में पहुंच गए। देखिए संजीव जी, ठीक है संजीव जी, मेरा सवाल ये है कि पहली बात तो कब तक हो पाएगा, दूसरी बात ये है कि खंडहर तब्दील 1 या 2 दिन में तो हुआ नहीं होगा। इस खंडहर को तब्दील होने में दसियों साल लग जाते हैं। ऐसा है तो हाँ, खंडहर में तब्दील हुए होंगे, वहाँ अगर सही से वो स्कूल नहीं चल रहे होंगे तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे हुए होंगे। वो बोर्ड का स्कूल है, वो कोई सरकारी प्रसादीय स्कूल नहीं है जिसके भवन की जिम्मेदारी हमारी है। जी संजीव जी, आप जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, आपसे गुजारिश है हमारी कि ये जो भी स्कूल है कि आप इसका औचक निरीक्षण करेंगे, और अभी तक जो हो गया वो हो गया, आगे के लिए क्या कुछ कार्रवाई होगी? जांच अधिकारी हमने दिया है, डीआईएस साहब देखेंगे, उसमें जिस कंसर्न ऑफिसर को या जिस विभाग को बनवाना होगा संस्कृत बोर्ड के किसी की मान्यता प्राप्त होंगे। कब तक कार्रवाई का आश्वासन देते हैं आप? ग्रामीणों की यदि हम बात करें, ग्रामीण इस बारे में जानना चाहेंगे, बच्चे जो स्कूल आना चाहते हैं वो इंतजार कर रहे हैं, आपसे कुछ आश्वासन मिल पाएगा कि कब तक यहाँ पर अधिकारी होंगे, कब तक आगे कार्रवाई की जाएगी? हम यथाशीघ्र उसको कराने का प्रयास करेंगे। जी, मैं समय आपसे जानना चाहती हूँ कि कितना समय लगेगा, कब तक आपने? समय तो सबसे पहले जो बनाना है, जिनकी जिम्मेदारी है उनसे हम लोग कहेंगे, वो बनाएंगे। देखिए संजीव जी, समय सीमा यदि आप देंगे तभी आश्वासन हो पाएगा, क्योंकि कागजों पर तो स्कूल पहले से ही चल रहा है। यदि आपने यहाँ पर आप आएंगे और उसके बाद आपने बोल दिया कि कार्रवाई होगी, तो कब तक होगी? इस बात का आश्वासन कैसे मिलेगा? जांच करने के पश्चात जो समय सीमा मिनिमम हो पाएगी उसमें हम लोग करेंगे कार्रवाई उस पर।
मिनिमम समय सीमा का कुछ समय निर्धारित है? 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, कुछ आश्वासन देना चाहेंगे आप इंडिया वॉइस अगर पर? नहीं बननी होगी तो सबसे पहले तो उसकी धनराशि की आवश्यकता होगी, तो उसका हम एस्टिमेट बना के पहले अगर शासन से पैसा मिलेगा तो शासन से मांग करेंगे, अगर उसको प्रधान अध्यापक को करना होगा तो प्रधान अध्यापक को कहा जाएगा। ठीक है, आप इस जिम्मेदार पद पे बैठे, आपको पता है डिपार्टमेंट में कैसे काम लगता है, अमूमन इस तरह के काम होने में कितना समय लगता है? अमूमन साल भर लग जाता है जब कोई नई बिल्डिंग बनाते हैं। तो आपका कहना है कि साल भर और लग जाएगा यदि कार्रवाई होती भी है। क्या आप औचक निरीक्षण के लिए जाएंगे इस साइट पर? साइट पे मैं या मेरे कोई जिम्मेदार अधिकारी जाएंगे। तो आपका कहना है कि साल भर का समय लग सकता है, औचक निरीक्षण के लिए आप जाएंगे। फिलहाल यदि विद्यालय की स्थिति आप देखें तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से जर्जर पड़ी हुई है। अभी तक तो यहाँ पर किसी तरह का ध्यान दिया नहीं गया। और आपको क्या लगता है, क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार है जिन पर कार्रवाई भी की जाएगी? क्योंकि जिस डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, उन पर अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? अधिकारी को भेजा जा रहा है तो उसकी वो जिम्मेदारी भी तय करेंगे किसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं संजीव जी कि आप इसका निरीक्षण भी जल्द ही करवाएंगे और जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो आप करेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं इंडिया वॉइस पर लगातार, और कैलाश नाथ मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या ताजा हालात हैं। कैलाश नाथ जी, स्कूल के जो हालात हैं वो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहे हैं। स्कूल तो किसी भी तरह से इसे कहा नहीं जा सकता है, क्या कहना है आपका? इस पर क्या कहना, वही मांग किया गया है विभाग से, इसको निर्माण के लिए जब भी व्यवस्था बन पाएगी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी कैलाश नाथ जी, आपसे सवाल है मेरा कि क्या बच्चे पढ़ते भी हैं यहाँ पर? एडमिशन है, रजिस्टर में नाम है? जी। आपकी नियुक्ति कब से हुई थी कैलाश नाथ जी? 2011 में। 2011 से आपकी नियुक्ति इस स्कूल में है। क्या आपने इसकी शिकायत विभाग से की? क्या आपने जानकारी दी कि क्या चल रहा है यहाँ पर? दिया था। किसको दिया था? विभाग को। तो विभाग से कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब हुई कि नहीं इसका सूचना नहीं है। कैलाश नाथ जी, 2011 से लेकर 2023 का समय बहुत लंबा समय होता है, 1 दशक बीत चुका है। क्या आपका कहना है कि आपने जानकारी दी और विभाग ने पूरी तरह से जानकारी को अनसुना कर दिया? नहीं, कि मैनेजमेंट का विवाद होने के नाते कुछ कार्य नहीं हो पाता है। जी कैलाश नाथ जी, आपसे अगला सवाल एक ये भी है कि क्या आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? रजिस्टर की यदि बात करें, क्या 2 बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में? नहीं। कितने बच्चे हैं? कितने लोगों का एडमिशन है स्कूल में? एडमिशन तो है लगभग 55-60 का, लेकिन तो 55-60 जो बच्चे हैं, क्या वो पूछताछ करने के लिए आते हैं? क्या उनके अभिभावक जो है कभी पूछते हैं कि कहाँ लगेगी कक्षाएं, कब होगी पढ़ाई? कुछ जानकारी आती है? आती है तो क्या जवाब देते हैं आप? बुलाते हैं, आते हैं बच्चे पढ़। तो इसी तरह के माहौल में क्या बच्चों की पढ़ाई कराई जाती है, आपका ये कहना है? अब है वही स्थिति, अब काट है जी। इतने जर्जर बिल्डिंग में बच्चे आते हैं, 55 से 60 बच्चे आते हैं, आप कह रहे हैं यदि कल को कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो क्या है उसमें, मैनेजमेंट का विवाद होने के नाते कुछ कार्य वहाँ संभव नहीं। जी कैलाश नाथ जी, प्रिंसिपल हैं आप, स्कूल के प्रिंसिपल है, जिम्मेदार पद पर है, स्कूल के साथ ही साथ बच्चों की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके हाथ में है। हाथ में नहीं है सर, असल में उसका अपने। कैलाश नाथ जी, आप कहना चाह रहे हैं कि आप स्कूल में बच्चों को बुलाते हैं, कल को कोई दीवार गिरती है, कोई छत गिरती है, बच्चों को चोट लगती है, तो उसकी कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है? जिम्मेदारी है सर, लेकिन अब उस पर प्रयास कर रहे हैं उसको बनाने का, लेकिन कोई जिम्मेदार पर्सन नहीं मिल रहा। मैनेजमेंट उसमें विवाद करता है, बनाने नहीं देता है। जी, आपके साथ वाइस प्रिंसिपल भी हैं, क्या उन्होंने भी कोशिश की है शिकायत को आगे तक पहुंचाने की? हम 2 ही टीचर हैं उसमें। 2 ही टीचर हैं, दोनों ने कोशिश की है। क्या आपने आखिरी बार कब शिकायत की थी? 1 मिनट समय दीजिए, कुछ व्यस्त कार्य है। जी कैलाश नाथ जी, मेरा सवाल, आखिरी सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आखिरी बार आपने कब विभाग से शिकायत की थी? तो आपने देखा किस तरह से कैलाश नाथ मिश्र जी सवालों से बचने के लिए व्यस्तता का यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर बहाना बना दिया है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है।
डीएम साहब का कहना है कि अब वो अधिकारियों को औचक निरीक्षण के लिए देखेंगे, लेकिन स्कूल के हालात आप देख पा रहे हैं। हैरान कर देने वाली यहां पर बात है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का जब इस तरह का रवैया रहता है तो आम आदमी से आप क्या उम्मीद लगाएंगे। 55 से 60 बच्चों का एडमिशन है, प्रिंसिपल साहब का ये कहना है। इसी बिल्डिंग में उन बच्चों को बुलाया जाता है, जान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि कल को कोई हादसा होता है तो इस पर प्रिंसिपल का साफ कहना है कि उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है। इस तरह के जिम्मेदार लोग जब तक पदों पर बैठे रहेंगे तब तक किस तरह से ये नैया चल रही है, किस तरह से काम चल रहा है, ये आप साफ तौर पर देख पाते हैं। बड़ा सवाल यहां पर इंडिया पचपन से 60 मासूम बच्चे अपने भविष्य को बनाने के लिए आते हैं जिनका वर्तमान भी सुरक्षित नहीं है। बात करेंगे अगली खबर की। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे ही राजनीति भी गर्माती जा रही है। जहां हरियाणा में कैथल में सम्राट और भोज की मूर्ति के सामने गुर्जर नाम लिखने को लेकर विवाद हो गया। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य के कैथल में सम्राट मीर भोज की मूर्ति के सामने गुर्जर नाम लगाने को लेकर भारी विरोध हुआ है, जहां राजपूत समाज इससे काफी नाराज हो गया। इतना ही नहीं, नाम को लेकर कैथल में राजपूत समाज ने आंदोलन की शुरुआत भी कर दी। तो वहीं आंदोलन के दौरान कैथल में आंदोलनकारियों पर लाठियां भी भांजी गई, जिसकी चिंगारी उत्तर प्रदेश के शामली तक आ पहुंची है, जहां राजपूत उत्थान समाज के कार्यकर्ताओं ने शामली में, जलालपुर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और मेरठ से बीजेपी विधायक धर्मेंद्र प्रधान समेत शामली से बीजेपी नेता मनीष चौहान आदि का पुतला फूका। उन पर चप्पल बरसाई गई। हरियाणा सीएम और बीजेपी नेताओं का पुतला फूका गया। बात करेंगे अगली खबर की। करगिल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करगिल शहीद स्मृति वाटिका पहुंचकर शहीदों और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सीएम योगी ने लखनऊ के करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान व इससे पूर्व के सभी युद्धों में, इसके उपरांत भी देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले भारत माता के वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। इस नए भारत में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए किसी भी तरह की कोई जगह नहीं है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। करगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया व श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करगिल विजय वाटिका पहुंचे थे। करगिल के तमाम शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत को जो सुरक्षा की गारंटी मिलती है वो सीमाओं पर डटे जवानों की वजह से ही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। यह नया भारत जिसमें हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है, जिस भारत में आतंकवाद के लिए, नक्सलवाद के लिए, किसी भी प्रकार की घुसपैठ के लिए कोई जगह नहीं है। देश की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के लिए भारत माता के जो भी जवान अपना बलिदान देते हैं, उन सभी के बलिदान की कोई कीमत नहीं हो सकती, वो अमूल्य है, हम सब के लिए अविस्मरणीय है, पूरे राष्ट्र के लिए अभिनंदनीय है। प्रदेश सरकार ने उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए एक व्यवस्था दी है कि जो भी जवान अगर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या आंतरिक सुरक्षा में शहीद होता है तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर उस बलिदान हुए जवान के परिवारों को 50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन में सेवा का अवसर देने और उनके नाम पर कोई संस्था, कोई मार्ग का नामकरण करने की एक व्यवस्था भी पिछले 6 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश में लागू की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।